जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और नए नए जुमले ना आए। अब पहली बात, आइए जुड़ते हैं सेशन में। थोड़ा जुड़ना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। और पूरे देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा समीकरण चल रहा है। जो आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा दिवस है। हम हिंदू विश्वकर्मा यानी कि हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, मशीन होते हैं, गाड़ी होती है, इनका हम लोग पूजा करते हैं आज। मैं जिस राज्य से आता हूं, जमशेदपुर टाटानगर, अब झारखंड में, पहले बिहार में था, तो वो औद्योगिक नगरी थी। वहां पूजा होती थी 17 तारीख को, और पूरा शहर में फैक्ट्रीज बंद होती थी, पूजा होती थी, लंच मिलता था, मिठाई के पैकेट मिलते थे। तो मैंने बचपन में देखा है और आज भी पूजा हम करते हैं। तो आप सबको विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। और मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे एक भाई हमारे अभी एक मेरे बारे में लिख रहे थे, मनोज नौटियाल, कि ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि मिले। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। सद्बुद्धि तो हमेशा चाहिए होगी, लेकिन देश का युवा, हमारे देश का युवा आज मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के नाम पे मनाना चाह रहा है। आप पूरे इंटरनेट में कहीं भी देखिएगा, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह एक ही बात है कि क्यों ना आज के दिन को जुमला दिवस या बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाए। क्योंकि वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 15 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हो चुके हैं। कंपनियां बिक चुकी हैं और प्रॉफिट वाले कंपनियां बिक चुकी है। लेकिन आज जन्मदिन है माननीय मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, तो बधाई तो देना बनता है और बधाई तो देंगे हम लोग। और एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद का फोटो जो है वो हवाई जहाज में छप गया है, जो उन्होंने कोविड में गरीबों के लिए मेहनत की। लेकिन मोदी जी का फोटो बस्ते में छपा है, आटे के बस्ते में, राशन के बस्ते में। और यही कारण है कि सोनू सूद के ऊपर आईटी का सर्वे चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा इंटरनेट में भरे हुए हैं। आप कहीं भी देखिएगा, इंटरनेट में भर के कमेंट्स हैं आज कि आज बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाए मोदी जी के जन्मदिन को। लेकिन मैं मान्यवर मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन देश के युवा आज इसे जुमला दिवस के तौर पे अंकित किया जा रहा है। पूरे इंटरनेट में वायरल है, आप कहीं भी देखें। जिस तरह आप हमारे पेज पे बोलना शुरू कर देते हैं, उसी तरह आज पूरा इंटरनेट। लेकिन आज एक चर्चा करनी थी आप लोगों से, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बोल भी नहीं पाऊंगा ज्यादा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में उद्देश्य बदले जा रहे हैं। और ये जो केक है, ये केक मोदी जी के बर्थडे का है दोस्तों। जुमला दिवस, बेरोजगार दिवस, केक है छोटा सा, जो हम सेलिब्रेट करेंगे आज मोदी जी के लिए। भाई जन्मदिन है, बेरोजगार दिवस है, मनाना तो पड़ेगा। तो ये केक है, लेकिन इस केक को खाने से पहले, सेलिब्रेट करने से पहले एक चर्चा आप लोगों के बीच लेके आ जाएं। आइए जुड़िए, बड़ा अच्छा चर्चा है। एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जानते नहीं हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी जरूरी है। 3 कृषि कानून के उद्देश्य क्या है, आखिर क्या है ये 3 कृषि कानून। आज मोदी जी के जन्मदिन पे मैं रेबल सदानंद पति आप सबको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा। शेयर कर रहा हूं, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इस मूल्यवान लेख को साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये मेरे पे भी फॉरवर्ड होकर आया था, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना जरूरी है। अडानी, अंबानी और अन्य कॉर्पोरेट्स की भारत के विशाल खाद्यान्न बाजार पर नजर थी, पर इनमें प्रॉब्लम थी। ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है? प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहली समस्या क्या थी? किसानों से अनाज खरीदने के लिए राज्यों के अलग अलग नियम थे। इस लाइन को सुनिएगा प्लीज। किसानों से अनाज खरीदने के लिए राज्यों के अलग अलग कानून थे। कॉर्पोरेट्स के लिए इतने अलग अलग नियम और करों के साथ राज्यों को संभालना मुश्किल था। आप समझिएगा, ये कृषि आंदोलन क्यों चल रहा है, किसान आंदोलन, और किसान बिल क्यों लाया गया 2020 में।
और 2019 से ये भंडारण क्यों बन रहे थे। आइए, पहली समस्या, किसानों से अनाज खरीदने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, अडानी जी जैसे लोगों को या अन्य, इसमें मैं कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हर राज्य के अलग कानून थे, तो अलग अलग कानून और टैक्सों के लिए मुश्किल था। मोदी जी ने समाधान कर दिया, मोदी जी ने लठ गाड़ दिया, मोदी जी ने कॉर्पोरेट के मांग पर राज्यों से नियंत्रण ले लिया और पूरे देश के लिए एक केंद्रीय अधिनियम बना दिया। सोचिएगा, अलग अलग राज्यों में फसल खरीद का अलग अलग रूल था, अलग अलग टैक्सेस थे। मोदी जी ने सबको सेंट्रलाइज कर दिया कॉर्पोरेट्स के लिए और एक केंद्रीय अधिनियम बना दिया। अब कॉर्पोरेट खुश है। अब आ जाइए समस्या नंबर 2। ये समस्याएं कॉर्पोरेट सेक्टर की थी, किसानों की, हमारी और आपकी नहीं। और मोदी जी ने कितने खूबसूरती से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितना महान काम किया, ये आज मोदी जी के जन्मदिन पे मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे ना तो ये नॉलेज के लिए शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, कॉर्पोरेट फसलें थोक में खरीदना और उनका भंडारण करना चाहते थे। परचेजिंग एंड स्टोरेज, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लंबे समय तक फसलों का भंडारण करने से रोकेगा ताकि बाजार में कीमतों में वृद्धि होगी, ये समस्या थी। पहले आप खरीद नहीं सकते थे, भंडारण नहीं कर सकते थे। आप लोगों को कृषि आंदोलन जानना है ना, आज मोदी जी के जन्म दिवस पे जानिए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मेरे भी 1500 बच्चे बैठे हैं वहां पे, है ना, मेहनत कर रहे हैं वहां पे। राकेश टिकैत को पूर्ण समर्थन, मेरा पूर्ण समर्थन। अब मेरी बात सुनिएगा, आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अब अच्छे से सुनिएगा दोस्त, कि प्रॉब्लम नंबर पहला था कि किसानों से अनाज कैसे अलग अलग राज्यों में खरीदेंगे, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नियम, अलग अलग टैक्स। तो मोदी जी ने सेंट्रलाइज रूल कर दिया कि राज्यों से हटा के सेंट्रलाइज, तो कॉर्पोरेट खुश। अब सेकंड प्रॉब्लम कि फसलों को थोक में खरीदना और भंडारण करना, यानी परचेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ये आप कर नहीं सकते थे। अब मोदी जी ने क्या समाधान किया वो सुनिए। कॉर्पोरेट की मांग पर खाद्य फसलें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आएंगी, यानी नेसेसरी एक्ट के अंदर अब नहीं आएंगी। ये कॉर्पोरेट को मोदी जी ने कर दिया। और कमी पैदा करना मुनाफाखोरी के लिए, लंबी अवधि के लिए आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट की मांग पे खाद्य फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया। कॉर्पोरेट के लिए दूसरा रूल, मोदी जी का समाधान देखिए। अब आइए मोदी जी की तीसरी, आज मोदी जी के जन्मदिन पे ये उनकी उपलब्धि गिना रहा हूं, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट को यह अनुमान लगाना कठिन था कि किसान किस प्रकार का फसल उगाएगा। कहीं मिट्टी में दिक्कत, कहीं अनाज में दिक्कत, है ना, कहीं फसल में, जैसे चावल में लाल रंग आ जाती है, गेहूं की क्वालिटी डाउन हो जाती है। यहां भी मोदी जी ने लठ गाड़ दिया। तीसरा अचीवमेंट, समस्या था कि किसान किस तरह का फसल उगाएंगे। किसानों के लिए अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मोदी जी का जवाब, जहां उन्हें कॉर्पोरेट्स द्वारा कहा जाएगा जिस तरह की फसल उगाने के लिए उन्हीं को कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए उगाया जाएगा। सुनिएगा। और समस्या नंबर 4, अगर कुछ गलत हो जाए तो किसान तो कोर्ट जा सकते हैं, तो कॉर्पोरेट यानी कि अडानी जी ऐसे लोग या और भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, इसका अन्यथा मतलब ना निकालें। अगर किसानों के लिए कुछ गलत हो जाता है, किसान कोर्ट जाते हैं, तो कॉर्पोरेट कैसे करेंगे। मोदी जी ने समाधान कर दिया, किसान कोर्ट नहीं जा सकते। वो एसडीएम और डीसी, न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, लेकिन सरकारी फरमान का पालन करने के पास जाएंगे। अब किसान कोर्ट नहीं जा सकता, एसडीएम के पास। अब कॉर्पोरेट खुश, कॉर्पोरेट जगत जबरदस्त खुश, शेयर मार्केट में उछाल जबरदस्त। क्यों? क्योंकि किसान के साथ कुछ अत्याचार हो जाएगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। मोदी जी के जन्मदिन पे 3 किसान बिल के तीनों समस्या का कॉर्पोरेट के लिए मोदी जी ने कितना बड़ा समाधान किया, ये मैंने बता दिया आपको, राइट। अब सुनिएगा,
भारत की राजधानी नई दिल्ली के सीमा पर हजारों ट्रैक्टर, लाखों किसान, प्रिय बंधु, किसान द्वारा, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों किसान बिल को हटाने के लिए ये विश्व का, देश का आजादी के बाद किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है इतिहास में। इसीलिए किसानों का समर्थन कीजिए। अब किसान कोर्ट नहीं जा सकते। मैं अभी अभी आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूं। करनाल में एसडीएम ने, आपने देखा ही होगा एसडीएम ने क्या बोला था कि कोई भी रेलिंग को पार करता है तो सर फाड़ दो। बराबर, जब किसानों के लिए एक एसडीएम इतना बड़ा आदेश दे सकता है तो कल को अगर किसानों को फसलों का, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग का पेमेंट नहीं मिला, ये एसडीएम क्या नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये एसडीएम, ये सरकारी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुलती तो आप अंधभक्ति कीजिए। अब भी आपको सोनू सूद जैसा देशभक्त आपको अगर गद्दार लगता है और पैसे का भूखा भेड़िया लगता है तो आपको यह आजादी मुबारक। मैं इस आजादी का विरोध करता हूं, मैं इस गुलामी का विरोध करता हूं। मैं उस विचारधारा से हूं जहां किसानों के ऊपर ये तीनों जो काले कानून है, अब हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं और हम पे मुकदमों की बौछार हो रही है। बराबर, हम पे हरिद्वार में कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि पतंजलि योग संस्थान के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया तो गलत किया है ना। क्या कोई बताएगा? रवि वर्मा जी, कोई बताएगा? एक बार भी कोई बताएगा कि नवीन सेठी का मकान 12 फुट नीचे कैसे आ गया और पतंजलि संस्थान पे 7 करोड़ की पेनल्टी क्यों लगाई गई? है हिम्मत चर्चा करने की? अरे तुम हमें मुकदमों से डरा दोगे और हम डर जाएंगे। अरे हम न्याय के लिए लड़ते हैं, ये किसान हैं। अभी तो हम पूरे किसान मंडली को लेके आएंगे हरिद्वार, गीतांजलि रेसिडेंसी। तुम्हें कंप्लेन देने का शौक है ना, 165(3) में मुकदमे दर्ज कराने का। हम भड़काते हैं नहीं, हम इमेज खराब करते हैं। तुम लोग लोगों की प्रॉपर्टी नेस्तानाबूद कर दो, उनके घर के अंदर घुस जाओ और हम तुम्हें छोड़ दें। अरे हम कानून के पुजारी हैं और हमने कभी कोई भड़काऊ बयान आज तक नहीं दिया। हमने मर्यादा के साथ बातचीत की। लेकिन एक बात, अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े संस्था हो और लाखों करोड़ों हो और आईएमए के डॉक्टर्स की तरह हमें भी डरा दोगे, मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं डरूंगा। मेरी बात सुनो, गीतांजलि रेसिडेंसी में अब किसान आएंगे। अभी तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी यूजीसी के पास हम जा रहे हैं कि क्या बिना नक्शा पास कराए आप किसी संस्था में यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चालू करा सकते हो? अगर हां तो लिख के दीजिए। अभी हमने आरटीआई लगा दी है और मेरी बात सुनो, ये आरटीआई हमारा हथियार है। लेकिन एक बात, कब तक सोनू सूद, आज आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कब तक आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। पूर्व आईएएस गुजरात कैटेगरी के एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के यहां ईडी के छापे पड़ते हैं। ये कौन है हर्ष मंदर? आपको ये भी बता दूं, मानव अधिकार कार्यकर्ता है, पूर्व आईएएस है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनके यहां छापे पड़ा, वो भी तब जब ये अपने पत्नी के साथ फेलोशिप के लिए जर्मनी चले गए। उनके 3 घंटे बाद उनके एनजीओ के बारे में वित्तीय जानकारी लेने के लिए उनके आज ईडी के छापे। सोनू सूद को पैसे कहां से आए, इसके लिए इनकम टैक्स के छापे। क्या कोई बता पाएगा एक बार भी कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके फाइनेंशियल रिटर्न कहां से आते हैं? क्या इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी? क्या कोई बताएगा भाजपा को इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसे मिले वो किस कंपनी ने पैसे दिए? क्या कोई बताएगा? क्या ये जवाब हमें मिलेंगे? क्या इनका उत्तर हमें मिलेगा? इन प्रश्नों के साथ मैं रेबल सदानंद पति आज विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर आह्वान करूंगा कि आज मोदी जी के जन्मदिन को भी बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाए। आखिर क्यों नहीं मनाया जाए? देश का युवा बेरोजगार है और युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे इंसाफ। युवा को इंसाफ चाहिए और इस आवाज को अगर आप लोगों को हौसला देना है तो वीडियो को शेयर कीजिए। और जब हम जैसे एक्टिविस्ट, जब सोनू सूद जैसे समाज सेवी, जब पप्पू यादव जैसे वीर व्यक्ति जेल जाते हैं तो हमें अकेले मत पड़ने दीजिएगा, हमारा हौसला टूटने मत दीजिएगा। हमने भी अपना घर का त्याग किया है,
है ना। देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा। अरे 10 सर छोड़ो, आप जब से, बल्कि आप तो जुमलों के शहंशाह है, महाराजा है। हर चीज में फोटो चाहिए, हर चीज में तारीफ चाहिए, चाहे देश चूल्हे में जाए। जिस सिलेंडर की सब्सिडी छुड़वा दी थी ना हम लोगों से, आज वो 1000 रुपए पहुंचा दिया आपने, है ना। और दोस्तों, अभी कुछ दिन के लिए आप देखिएगा, ये पेट्रोल में सब्सिडी दे देंगे, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है, अगले साल गुजरात में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी जुल्मी पार्टी है। इस पार्टी का विरोध कीजिए, इस पार्टी का विरोध कीजिए। अब एक बात और बता दूं, कब तक ईवीएम का जादू चलेगा है, और कब तक किसान सड़कों में मरेगा, और कब तक हमारी जमीन छीन ली जाएगी? क्या हम गुलाम बना लिए जाएंगे? तब हमें अकल आएगी? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां प्राइवेटाइज संसार में जिएगी? क्या सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा? अगर सरकारी तंत्र ही खत्म होना है तो क्यों ना प्रधानमंत्री भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बना दें। फिर हमें 3rd डिवीजन में पास होने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? एक सजा याफ्ता मुजरिम को गृह मंत्री बनाने की क्या जरूरत है दोस्तों? और एक अर्थशास्त्री को डिफेंस मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत है? और कानून की पढ़ाई लिखे किए हुए व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत है? ये सवाल अपने आत्मा से पूछिएगा। और वीडियो समर्पित है हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अनएम्प्लॉयमेंट डे। आपका जन्मदिन। देश के करोड़ों बेरोजगार, एसएससी जीडी के लाखों युवा जो वर्दी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और आप उन्हें लाठियां दे रहे हैं, आपको जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे। मैं रबल सदानंद पति आज के दिन को बेरोजगार दिवस के लिए आह्वान करूंगा। सोशल मीडिया में जो ये मुहिम चल रहा है, मेरा समर्थन है, आप सभी का आशीर्वाद। हैप्पी अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मोदी जी। आपका जन्मदिन हम ऐसे ही मनाएंगे अब, है ना। अब जुमले नहीं और अंधभक्ति नहीं, देश को परिवर्तित करेंगे, और युवा कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होगा। आप चिंता ना करें। अगर 70 साल के आप लोग युवा हैं तो आप लोगों को भी परिवर्तन करेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।